आप लोग जो पेज नंबर 61 पे पोल्ट्री किंग रूस एंड द स्पाइडर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट्स एन ओल्ड बैलिड, और बैलिड इसको कह रहे होते हैं कि पोल्ट्री विच कंसिस्ट ओल्ड स्टोरी, ऐसी पोल्ट्री। वही बुक का है। Why? Were you not aware that you have your English class today? Why haven't you brought the complete book? वहाँ बैठे। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था। What actually happened कि किंग रूस बेसिकली he was defeated, that टेंशन पे करिएगा। अच्छा, he was defeated by the king Edward और he was very like despair that moment, he was suffering from despondence, मायूसी इसको बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, and because he had lost his passion, वो अपने तमाम तर पैशन को खो चुका था, but he wanted to do a huge effort, he wanted to complete an enormous task, एक बहुत बड़ा काम है, और he wanted to regain his power, he wanted to regain his kingdom, वो अपनी सल्तनत को दोबारा जीतना चाहता था। he tried but could not succeed, so he became very despair, यानी वो मायूस हो चुका था, और उससे फिर क्या कहता है, he thought कि I will give each and everything up, मैं सारे काम छोड़ दूंगा और मैं फिर ऐसी जिंदगी गुजारूंगा as a common man spend out there। तो he was sitting very quietly that moment, ये बड़े सुकून के साथ वहां पर बैठा हुआ था, और he was thinking यानी something very important was revolving his mind, उसके दिमाग में कुछ चीजें खास चल रही थी कि मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, यानी हार मानकर जो मेरा और आपका फैसला होता था वही काम इसने भी किया। फिर अचानक से इसने क्या देखा कि ऊपर जो दीवार है, दीवार तो नहीं कहूंगा, वो गार के अंदर बैठा हुआ था, तो ऊपर वाली जो छत थी सेलिंग है, उसमें से एक मकड़ी जो है वो नीचे आकर गिरी है। तो जब गिरी थी तो भाई he was thinking, so he stopped at the point of thinking, सोचते सोचते वो रुका, और he wanted to observe कि what would this tiny creature of Almighty Allah will do, कि अल्लाह तबारक व तआला की जो छोटी सी इतनी सी बारीक सी माइन्यूट सी टाइनी सी जो क्रिएचर है, अब ये क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि ये गिरी है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता, बट एवरी पीक पॉइंट हैज अ डाउनफॉल, हर उरूज को एक ज़वाल है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इट्स बिन द ट्रेडिशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह ताला का ये बड़ा शानदार सा कानून है कि वो देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। देकर आजमाता है, लोग फिरौन बन जाते हैं, देकर जब आजमाता है ना फिरौन बन जाते हैं, लेकिन लेकर आजमाता है ना तो बंदा औकात में रहता है। ये उसका एक बड़ा शानदार सा कानून है। जब वो बहुत सारी नेमतें दे देता है ना, इंसान बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि किस चीज को कैसे खर्च करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा खुशी मिले या जरूरत से ज्यादा गम, दोनों नुकसान दे। हर चीज एक मयाना रवि में होनी चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादती इंसान को ले डूबती है। खुशियां मिले औकात के मुताबिक, गम भी मिले औकात के मुताबिक, वो अलग बात है, वो दोनों चीज हम समझते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इट्स बिन द ट्रेडिशन अगेन कि अल्लाह ताला का कानून है कि वो औकात से ज्यादा खुशियां दे देता है, लेकिन बर्दाश्त से ज्यादा गम नहीं देता। ये उसका एक कानून है, वो हम समझते नहीं। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये याद रखिएगा। तो इसने जब देखा ना, अब हमारे यहाँ भी फितरी तौर पर मौजूद होती है, हमारी जिंदगी में इतने मसाइल चल रहे होंगे, हमें टेंशन हो रही होगी, लेकिन किसी और का मसला सुनने को मिल रहा है ना, फिर जो हमारे कान खड़े होते हैं वहां पर भाई मतलब दुनिया जान की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी हुई होती है, लोग अपना भूल के दूसरों को जो है ना वो मसले को सुलझाने में लगे होते हैं। हमारी फितरत के अंदर हमें, मुझे और आपको अपनी अपनी फिक्र नहीं होती कि मैं मरूंगा, मेरे कब्र में बिच्छू चलेंगे, कीड़े चलेंगे, सांप आएंगे, मुझे अदाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। आई हैव नो कंसर्न अबाउट माय ग्रेव, कि मेरे जिस्म पे बिच्छू चलेंगे, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, मैं दूसरों के जिस्म से मक्खियां भगाने में लगा। हमारी सोच बड़ी यूनिक है, तो वक्ती तौर पर ये रुक गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की जिंदगी में बहुत टेंशन होती है, चारों तरफ से टेंशन उसको घेरा हुआ होता है, लेकिन कभी दूसरों की टेंशन को देखता है ना तो उसको अपना टेंशन छोटा लगने लगता है, यानी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सामने वालों को इतनी अजीत में रखा, वो हमेशा खुश है, वो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा होता है। अल्लाह के जो रियल बंदे होते हैं ना, उनकी पहचान ही है, उनकी पहचान ही होती है। जब वो देकर आजमाता है तब भी शुक्र अदा करते हैं, जब लेकर आजमाता है ना तब तो ज्यादा शुक्र अदा करते हैं। हमारा उल्टा, शुक्र अदा करते रहे हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का।
वो अपनी नेमतें आप पर बढ़ा दिया, नाशुक्री करेंगे ज़वाल नेमत का सबब है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब आइए स्टेज नंबर 1 पे। एक सेकंड, आज हो नहीं जा रहा है, शुरू की चार्ज चलना पड़े आपको। पूरा ये मेरा यार पूरा निकला। King Bruce of Scotland flung himself down. अच्छा, what is the basic meaning of flung? That dismounted. मतलब कि ऊपर चीज से नीचे की तरफ उतरना होता है ना, वो वाला जो नहीं होता कि बहुत थके हुए होते हैं, सोफे धड़ाम पे बिल्कुल जाके लेट जाते हैं, बिस्तर पे गिर जाते हैं और मजा आएगी नीचे की लोग। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. He was deeply thinking something and he was having the mind of thoughts. कि वो गहरी सोच के अंदर मौजूद था, तन्हा अकेला सोचना चाह रहा था। फिर लिखा हुआ इट इज ट्रू, ये बात सच है। ही वाज monarch and wore a crown. कि he was the king, he had the kingdom and he used to wear the crown, कि वो ताज पहना करता था सोने का। But his heart was beginning to sink. लेकिन now his all the emotions, all the thoughts, they were shattered. अब उसकी तमाम उम्मीदें टूट चुकी थी। अब उसका दिल जो है वो करीब करीब डूबने वाला था। क्यों था? तो लिखा for he had been trying to do a great deed. यानी यहाँ deed का मतलब है act of heroism, कि he wanted to complete a task of bravery. वो मतलब बहादुरी के कुछ काम जो है वो करना चाहता था। अच्छा, वो बहादुरी का काम क्या था? तो लिखा हुआ to make his people glad. बजी कहाँ पढ़ रहा हूँ? हाँ, पढ़े पहला स्टैंडर्ड कहाँ खोए? लिखा हुआ टू मेक हिज पीपल ग्लैड, यानी ही वांटेड टू मेक हिज पीपल हैप्पी। वो अपने लोगों को खुश करना चाहता था, खुश देखना चाहता था। फिर लिखा हुआ ही हैड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, यानी उसने वो कोशिश करता रहा और कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी उसको नहीं मिली। सो बिकेम क्वाइट सैड, मतलब he became very sad, he became very pathetic. वो सदमे से दो चार हो गया, उसका दिल टूट गया। फिर लिखा हुआ he flung himself down in a low despair, यानी he was lying on the floor
हैविंग अ डीप थॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक गहरी सोच थी मायूसी वाली, और वो उसी हालत में बैठा हुआ था। और फिर लिखा हुआ एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, यानी जो ग्रीव लिखा हुआ ये ग्रीव का वर्ब है, सेकंड फॉर्म, यानी इतना सदमे से दो चार था वो, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सो टेरिबल सिचुएशन कि जितना एक इंसान की उम्मीद टूटती है, या वो कहते हैं कि लाइक रे ऑफ होप कुड नॉट बी सीन बाय हिम, उम्मीद की कोई किरण नजर ना आती हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो मौजूद था। एंड आफ्टर अ व्हाइल एज ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर्ड का मतलब ही थॉट केयरफुली, यानी बगौर उसे सोचा ना, तो उसको एक मकसद समझ में आया, और वो मकसद मायूसी का था। क्या लिखा हुआ, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, यानी ही स्पोक टू हिमसेल्फ, वो खुद कलामी कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, सॉली लुकोए कहते हैं खुद कलामी को, अपने आप से बातें कर रहा था। वो देखा अब मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क अगेन एंड अगेन। लेकिन लिखो नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, उसी लम्हे, एट द सेम मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, एक मकड़ी या मकड़ा जो है वो आकर गिरा है, विद इट्स सिल्कन कॉवेब क्लू। अच्छा क्लू समझते ना, क्लू इशारा होता है, तो वो इतना बारीक सा धागा था, रेशम की डोरी थी, वो बहुत मजबूत थी। देखा हमारे घरों के अंदर बहुत ज्यादा स्टोर रूम वगैरह में सफाई बहुत रेगुलर नहीं हो पाती, तो दीवारों में जाले बढ़ जाते हैं, जो चीजें रखी हो उसमें मकड़ियां जाले बना लेती हैं। अब वो जाले बहुत मजबूत तो नहीं होते ना, उसको अगर तेज से फूके ना बंदा तो वो जाला खत्म हो जाता है। यानी इतने बारीक डोरी के साथ वो जो सिल्कन कॉर्बेट क्लू था, कॉर्बेट का मतलब द होम ऑफ द स्पाइडर, यानी मकड़ी का जो घर होता है उसको कहते हैं, वहां से वो गिरा नीचे की तरफ। और क्या लिखा हुआ, एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, इन द मिस्ट ऑफ थिंकिंग का मतलब यानी इन द मिडल ऑफ, इन द मिस्ट का मतलब क्या, इन द मिडल ऑफ हिज थिंकिंग, व्हाइल ही वाज थिंकिंग, अभी वो सोच ही रहा था कि सारी चीजें मैं छोड़ दूंगा, ही स्टॉप, उसने अपनी सोच को रोका, वहीं पे स्टॉप किया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड बी। अब उसको इंटरेस्ट क्या हो गया कि व्हाट द स्पाइडर वुड डू एट द मोमेंट ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट। अब देखिए कि मकड़ी जो है ये क्या करता है, तो लिखा हुआ क्या, इट वाज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। लॉन्ग वे समझ लो, बहुत तवील रास्ता था, सीलिंग डोम, अच्छा डोम कहते हैं गुंबद को, यानी वो जो कह सकते हैं ना कि हाँ इस तरीके से, ऐसे जैसे मेहराब नुमा छत होती है ना, मेहराब उसको कहते हैं ना, मस्जिदों में मेहराबें बनी हुई होती इबादत खानों में, वो तो अब जमीन पे गिरा हुआ है, ऊंचा रास्ता है और काफी लंबा रास्ता है, तवील है। और वैसे आपको पता है कि जिस मंदिर पे चलने का दिल न चाहे, रास्ता लंबा हो तो वैसे दिल नहीं लगता, यानी जो काम बेदिली से बंदा करता है तो वैसे ही वो आपको पता, जो काम 10 घंटे का होता है वो 10 साल में भी नहीं हो पाता है। इस पे लिखा हुआ क्या, इट वाज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, यहाँ सो फाइन का मतलब है सो डेलिकेट, सो सेंसिटिव, बड़ा कमजोर सा, बहुत ज्यादा मजबूत रास्ता नहीं था, यानी उसको रोड पर, सड़क पर नहीं चलना था, पत्थरों पर चलकर नहीं जाना था, बल्कि एक बारीक सी डोरी थी उस पे चलना था, जहां पर उसका कदम भी जम नहीं पा रहा था। ही वाज नॉट कीपिंग हिज फीट देयर वेरी स्टेगनेंटली आउट देयर, कि मजबूती के साथ उसके कदम भी जम नहीं रहे। आप नॉर्मली दो चीजें ऑब्जर्व कर, स्मूथ प्लेस पे हम चल रहे होंगे तो इट वुड बी क्वाइट बेटर एट द मोमेंट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए हो, और पत्थर भी मतलब कोई बड़े छोटे साइज के गिरे हुए हो, तो आपको पता कदम जमते नहीं। और दूसरी तरफ कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उस वक्त हमसे प्रॉपर्ली चला नहीं जाते, क्योंकि कदम नहीं जमते, बैलेंस नहीं बनता, वीक रेस्ट, हम हाँप रहे होते, तो दैट टाइम वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई। फिर क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, यानी could not divine का मतलब यहाँ पे कि he could not think, वो सोच नहीं पा रहा था कि how this spider would be its home, कि ये स्पाइडर, ये मकड़ी अपने घर तक, अपने जाले तक कैसे पहुंच पाएगा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे हमारे साथ मामला होता है, सामने वाला अगर कुछ कर रहा होगा ना, वो हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमारी समझ में ना आना उसके लिए गलत थोड़ी है। किसी का हमारी नजरों में गलत होना उसके गलत होने की दलील थोड़ी होती है। हो सकता है हमारी सोचने का दाविया गलत हो। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट परसेप्शन, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट थॉट। अब किसी को सर्दी का मौसम पसंद है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, तो क्या मतलब वो गलत है, क्योंकि मुझे सर्दी का मौसम पसंद है उसको भी होना चाहिए था। भाई इट्स नॉट द रियलिटी। अपना मसला छोड़ के मकड़ी के मसले में फंस गया,
और कह रहा मकड़ी वहां तक कैसे पहुंचेगी? भाई जैसे आई है वैसे जाएगी। बहुत सिंपल, बड़ा सिंपल सा जवाब है भाई। जैसे वो मकड़ी गिरी है ना, जिसने ऊपर से नीचे भेजा वो नीचे तो ऊपर भी लेके जाएगा। आप अपना काम करें। देखो कोई चीज हो जाती है हमारे घर के अंदर, कोई सानिया हो जाता है, लोग अगर पूछते अब तुम क्या करोगे? भाई तो अपना काम करना। मेरे साथ जो मामला हुआ है, जिसने किया वो समाज भी लेगा। भाई जो लेता है तो वो देता भी तो है। तो अल्लाह का शुक्र है ना, ये वाला हाथ दिया हमें, ये वाला नहीं दिया। हाथ तो हाथ है। अब इसमें और इसमें, एक में कमाल एक में जलाल, फर्क। आप यूं हाथ रखेंगे तो अपने इज्जत नफ्स को मारना पड़ेगा ना, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। और इसमें देखें आप, तकब्बुर आता है ना। तो मैंने कहा ना, एक में कमाल एक में जलाल है, फर्क है ना। कई लोग जलाल में आते तकब्बुर के अंदर। भीख मांगने आता हो, भाई भीख मांग रहा है तो उसको मशवरे क्यों दे रहा? भीख दे, नहीं देना जा, ऐसा ही है ना। उसका काम मांग रहा है, तेरा काम देना, नहीं दे, मशवरे क्यों दे रहा है भाई? तुम इतने अच्छे हट्टे कट्टे हो, कमाकर खाओ भाई। उसको कमाकर खाना होता, भीख मांगता। वो कहता भाई भीख मांग रहा हूँ, सजेशन नहीं चल रही होती, बैंक का मैनेजर होता, वो वाला है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा था दाबिया के अंदर, किताब के अंदर, अशफाक अहमद साहब उनकी किताब में लिखा था, एक मछेरा जो है ना, छोटी सी कश्ती में बैठा हुआ था। मछेरा समझ में, मछलियां जो पकड़ रहा होता, फिशरमैन, राइट। वो कश्ती में बैठ के ना, सिगार जो होती है ना, सिगार सिगरेट की किस्म होती है क्या, हाँ हाँ, या अल्लाह, एक्सपीरियंस दे समझ परफेक्ट। हाँ हाँ सर, वही वाला ना सर, वही। दोबारा मुस्ताकी माँ की ऐसी मजा होती है। वो सिगार बैठ के पी रहा था, बिल्कुल तफरी वाले मूड में, ऐसा लगा दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं है उसको। वहां से एक बिजनेसमैन गुजरा, वो उस जमाने का कोई ताजिर होगा, ताजिर का मतलब ट्रेडमैन। उसने कहा यार तुम अजीब इंसान हो, तुमको अल्लाह ने कश्ती दी है, समंदर में चलाओ। अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा तुम कश्ती चलाओगे तो कश्ती चलाने के बाद तुम मछलियां पकड़ोगे, मार्केट में बेचोगे, तुम्हारे पैसे जमा होंगे। कहा तुम उससे बड़ी कश्ती खरीदना, बहरी जहाज, डीप वाटर में जाके फिशिंग करना, तुम्हारे पास टनों मनो मछलियां मौजूद होंगी, उसको तुम मार्केट में बेचना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। कहा फिर तुम और कश्तियां करना, तुम इस समुद्र को छोड़ के किसी और समुद्र में, किसी और मुल्क में कारोबार करना। इस तरह करते करते जब तुम्हारा कारोबार फैल जाएगा, उसके बाद तुम एक जगह आराम से बैठ के इस तरह सिगरेट पीना। तो उसने कहा भाई तुझे क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? जो तू मशवरा दे रहा मैं पहले कर चुका हूँ। ये जो आगे 6 बोट नजर आ रहे, कहा हाँ, कहा किसके, कहा पता नहीं, कहा तेरे भाई के। हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है, यकीन मानो, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया। इट्स अ हाई टाइम टू प्लेज आवरसेल्फ। मैं अपने बारे में, आप अपने बारे में सिर्फ ये सोच लें कि मेरी कब्र में मेरे साथ क्या होगा, बात खत्म। दुनिया बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जब इंसान के दिमाग में गलादत का नजला जमा हुआ होता है ना बेटे, सामने वाली की तस्वीर धुंधली दिखाई देती है। हकीकत है, हम में इतनी बुराइयां होती है, हम अपने आप से नफरत नहीं कर रहे होते। सामने वाले की एक बुराई नजर आ जाए ना, तो वी आर गोइंग टू बी वेरी हेटेड दैट मोमेंट, क्योंकि हमारे मयार पे नहीं। वो रब होकर कुछ नहीं कहता, हम कुछ ना होकर सब कहते हैं। ये हमारा हाल है। यूनिवर्सिटी का जब मेरा लास्ट दिन था, तो हमारे प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, वो कहते थे कि टू बी फेयर विद पीपल, यानी इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम फेयर विद पीपल, जैसे हमारे यहाँ लोग बोलते हैं ना, यार देखो सबके साथ नॉर्मल रहा करो, सबके साथ सबको खुश रखा करो। मैंने क्यों दोगले? जो सच बोलेगा वो सबको हजम कहाँ होगा, और जब सबको हजम नहीं होगा तो उसके दोस्त होंगे कहाँ से? ऐसा ही है ना। हक बोलना सीखे ना, मर्दानगी पैदा करे, सिंपल। क्या मेरी बात हर एक को समझ में आ सकती है? अगर समझ में आए इसका मतलब मैं सही बात ही नहीं बोल रहा। दुश्मन के सामने जाके मैं दोस्त की बुराई करूं, दोस्त के सामने दुश्मन की बुराई करूं, डजंट इट लुक वेरी ऑकवर्ड? अबे मेरे नबी की बात सबको समझ में नहीं आई, जिसको समझ में आई वो अबू बकर सिद्दीक बन गया।
जिसको समझ में आई उमर बिन खत्ताब बना, जिसको समझ में आई उस्मान बिन अफ्फान बने, जिसको समझ में आई मौलाए कायनात बने, जिसको नहीं समझ में आई ना, आज भी दुनिया अबू जहल ही बोलती है। नाम क्या था? अबुल हिकम। अबुल हिकम, हिकमत का बाप। उससे ज्यादा हिकमत वाला शख्स पूरे अरब में नहीं था। मेरे नबी से जब सामना हुआ ना, मेरे नबी ने एक बार कहा अबू जहल, कयामत तक लानत पड़ती रहेगी उसको। अबू जहल कहा जाता है, जहालत का बाप। कि लोग तेरे को कहते हैं ना अबुल हिकम, क्योंकि वो खुद जाहिल थे, तो उनको अपनी जहालत नजर नहीं आती थी। तुझे देखते तो उनकी जहालत खत्म हो जाती थी। इल्मियत वाली शख्स से टकराया तो फिर देख लो। जरूरी थोड़ी कि हर एक को हर एक की बात समझ में आ जाए, नहीं। वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। किंग ब्रूस के बारे में जहन में था ख्याल, लेकिन पहले तो मेरा और आपके भी ख्याल ये आता ना, यार इतनी मेहनत की कुछ नहीं, अब तो करना ही नहीं। मैं वो है क्या चाह रहा है, आसमान फाड़ेगा, जमीन से आग निकली ऊपर की तरफ, तब जाके समझ में आएगा। नहीं, हम लोग उसके इंतजार में। अब ये भाई साहब लग गए टेलीकास्ट पीटीवी का ड्रामा देख रहे हैं, मेरे पास तुम सब हो। देखिए हमारी कौम को और दलील करेंगे। बहरहाल वो देखो पाकिस्तान बाबर का मैच आ रहा है, तुम नहीं देखी? बाबर आजम कैप्टन बना ना, पता नहीं। तो देखो क्रिकेट में सबसे ज्यादा गोल किसने किया मालूम करो। अच्छा जी, इट्स सून। बेटा पसलियां बाहर आ जाएगी, इतने जोर से नहीं हंसती, बराबर में कब्रिस्तान है, मुर्दे घर तक छोड़कर आ जाएंगे। इट्स सून began to cling and crawl। अच्छा, इट सून बिगेन क्लिंग एंड क्रॉल का मतलब क्या है? अच्छा, मकड़ी गिरी ना, हाँ या ना? इधर 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 तवज्जो है। चोट लगी होगी? नहीं, मतलब जानदार नहीं है वो। हर जान वाली चीज को चोट लगती है? कहते कहा नहीं, लगी तो होगी ना चोट, तकलीफ हुई होगी ना। कंप्लेन किसी से नहीं किया उसने। वो बादशाह बैठा तो उसको बोली तेरे को नजर नहीं आ रहा, गिर गई हाथ पकड़ उठा। कंप्लेन नहीं, वो उठती, इधर लोग देख रहे उधर देख रहे, कोई मसला ही नहीं है। आप देखे हमारे साथ कभी whenever you get any accident, कभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आप गिरे पड़े होंगे ना, लोग आएंगे ना, तो मदद करने वाले कम होंगे, डायरेक्शन ज्यादा दे रहे होंगे। मतलब वो क्या होगा, आपको एक तो एक्सीडेंट होता तो कुछ समझ में नहीं आता कि व्हाट एक्चुअली हैड टेन के बंदे के आसान खता हुआ, उस पर आके मशवरे दे रहे होंगे। देख के नहीं चला सकते थे? मैंने एक बात बताई, देख के चला सकता था तो एक्सीडेंट होता? कहा नहीं। मैंने कहा ये करोड़ों का एक्सपीरियंस अपने पास रखे, कहाँ दे रहे हैं आप? या आप तुम्हें देख के चलाना चाहिए था। मैंने कहा आप सामने आइए फिर बताता हूँ कैसे देख के चलाना। अभी चोट लगी हुई है, उठा भाई, सहारा नहीं, उसको वैसे उठाओ, इस तरह यूं पकड़ो, इसको वहां पे लेके जाओ। अजीब हाल है। मरीज जितना परेशान नहीं होता, जितना एक्सीडेंट वाला परेशान नहीं होता, तो ये बोली कर देते। इसने क्या किया, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। इसने क्या किया, डोरी से चिमट गई। क्लिंग का मतलब चिमटना, क्रॉल का मतलब रेंगते हुए ऊपर की तरफ जाना। इससे फौरन ऊपर चढ़ना शुरू किया, ना इधर देखा ना उधर। भाई जिनकी जिंदगी में विजन होता है ना, वो सर्दी गर्मी से मुतासिर नहीं होते। वो सोते भी ना, ख्वाब में भी अपना विजन देख रहे होते, उनको नींद में भी रब वही विजन दिखा रहा होता है। जो सोने वाले लोग होते हैं ना, ख्वाब में भी जाग रहे होते। मेरे नबी को ख्वाब में भी तो वही आती थी ना, कि नबी सोता है ना तो जिस्म सोता है, दिल नहीं सोता। नबी है ना, सुन्नत दिखा के चलिए। हमारा तो हाल अलग है। तो लिखा हुआ इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्टेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडीवर। स्ट्रॉन्ग एंडीवर का मतलब है स्ट्रॉन्ग पैशन, मजबूत इरादे के साथ, डरने वाला नहीं, नॉट शेकन पर्सनालिटी, नॉट शेकन इमोशन। छोटी छोटी बातों पे डर जाए, 10 लोग आके बातें बताए तो अपना विजन ही खराब जो नहीं यार उसने डरा दिया। ना 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 ना, जो सोचा है वो करना है, वो वाला मौत। But down it came with a slippery fall as near to the ground as ever. As near to the ground as ever का मतलब बिल्कुल जमीन पर आकर फिर धड़ाम से वो गिरी। अच्छा, धड़ाम का वर्ड लिखा हुआ स्लिपरी फॉल। जैसे हम और आप कभी होता चलते फिरते गिर गए, कोई हैवी चीज या भारी जिसम है, 20 30 25 40 किलो का वजन, अगर वो गिर रहा है तो वजन आवाज तो आएगी ना। तो वो मकड़ी का देखा, मकड़ी का जो अपर पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डन होता है। वो उल्टे गिरे ना तो उसके टकराने की आवाज आती है, स्टैकिंग साउंड। ये गिरी आकर दोबारा।
दोबारा गिरी है, दोबारा चोट लगी, लेकिन शिकायत नहीं की। आप ट्रेन नॉट अ सेकंड कुड स्टे, एक सेकंड को नहीं रुकी वो। हमारे यहाँ तो एक्सीडेंट होता ना, वो नहीं बोलते यार पाँव काट लो, यूं कर लो, कपड़े साफ कर लो, कपड़े। मैंने कहा चलो कपड़े के दागे साफ हो जाएंगे, किरदार पे ना लगे, वरना पूरी जिंदगी बीत जाती, साफ नहीं होते दाग को। यहाँ पे लिखा नॉट अ सेकंड स्टूड, एक सेकंड को वो रुकी नहीं। लिखा हुआ क्या, आप इन ट्रेन नॉट अ सेकंड कुड स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, कि शिकायत करने को उसके पास टाइम नहीं था। वो छोटी मोटी नाकामी पे ना शिकायत नहीं कर रहे होते। वी हैड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का तजर्बा ही अलग होता है। साल में 365 दिन में से ना 360 दिन ठीक होंगे, 62 दिन ठीक होंगे, अल्लाह ताला का शुक्र यहाँ से अदा नहीं करते। 2 दिन बुखार पकड़ लेना, एक एक को रोक रोक के बता रहे हो। इट्स अ सिंबल ऑफ द कंप्लेन, याद रखिएगा। अब बुखार होगा, तबीयत खराब होगी, तो सारी चीजें अजीब चलेगी ना यार। आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ही बेचारा, जो सुनते हो जो डॉक्टर पर मरीज आते हैं अजीब कैफियत है, सर डॉक्टर साहब 104 बुखार हो गया, खाने का दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा कोई नई बात कर, 104 बुखार है तो खाने का दिल कहाँ के जाएगा? मुंह का जायका बदला हुआ तो पानी कड़वा लग रहा होता, खाने की बात ही छोड़ दे। तो ये बता के आपको क्या 4 रकात का फायदा मिला? सिंपल जाके बोले बुखार है, वो चेक करेगा, खुद ही दवाई दे देगा। ये जो इतनी लंबी करते हैं हम, वो डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, मैंने कहा अभी 104 बुखार है, हर करवट पे तो टेम्परेचर चेंज होता, तो नींद कहाँ से आएगी? सिंपल बोलो 104 बुखार है, टेम्परेचर देके दवाई दे दे, खत्म हो। वो पिछले साल की कहानी तरह एसोसिएट कर देंगे। पिछले साल जब मुझे बुखार हुआ था ना, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते आप ट्रेन not a second could stay to utter the least complaint till it fell still over, and there it lay, a little dizzy and faint. यानी थर्ड टाइम इट अगेन फेल डाउन, ये दोबारा मकड़ी नीचे गिरी। नाउ इट वाज फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब इसका सर चकरा गया, और फेंट का मतलब इट वाज अबाउट टू बी अनकॉन्शियस, ये बेहोश होने वाली थी, वो कैफियत आ गई। सोच ले, चोट लगी होगी ना, तकलीफ हुई होगी, लेकिन तकलीफ का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको यहाँ तक निशान लगाए।